सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में मरीजों की सरकार को बड़ी सौगात। 258 जांच होगी मुफ्त। बिल काटने के झंझट से मिलेगी मुक्ति। हीरो कंपनी ने वन महकमे को उपहार में दी 300 मोटर बाइकें। वन मंत्री ने जताया आभार, बोले विभाग बनाए जनता को मित्र और जनता भी समझे अपनी जिम्मेदारी। काशीपुर में जारी बदमाशों का आतंक। तमंचे के बल पर बैंक में लूट। पुलिस खंगाल रही है बदमाशों की जन्म कुंडली। और एवरेस्ट फतह करने वाले विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने की महंत देवेंद्र दास से मुलाकात। साझा किए अपने अनुभव। महंत ने दी ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देहरादून से बड़ी खबर। धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर यही है कि आज धामी कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होने जा रही है और जीत के बाद धामी कैबिनेट की ये पहली बड़ी बैठक जो कि कैबिनेट की होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं और लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसी बीच धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। डेवलपमेंट के कई प्रस्ताव जो कि इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और जो विभागों ने प्रपोजल बनाए हैं उस पर भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद इस पर फैसले लिए जाएंगे, इनको मंजूरी दी जाएगी। तो अलग अलग विभाग जिन्होंने अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं, चाहे वो खाली पदों की बात हो या फिर अटके पड़े विकास कार्य, इसके अलावा बजट की एक बड़ी समस्या यहां पर तमाम विभागों में देखी जा रही है, उसको लेकर भी विभागों ने बजट की पेशकश भी रखी। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, धामी कैबिनेट की ये पहली जीत के बाद कैबिनेट बैठक होने जा रही है, क्या प्रस्ताव आएंगे, किन पर मुहर लगेगी? बिल्कुल, जीत के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है और बहुत ही अहम इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 14 जून से बजट सत्र शुरू होना है उत्तराखंड का, तो बजट के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक है। और आपको बता दें कि बजट को लेकर पहली बार किसी सरकार ने और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में जनता के सुझावों को लिया था। जिस तरीके से 2 संवाद कार्यक्रम किए गए थे, एक तो कुमाऊं मंडल में किया गया था और एक गढ़वाल मंडल में किया गया था। और उस संवाद के तहत तमाम ऐसे लोगों को बुलाया गया था जो लोग टैक्स यहाँ पर सरकार को देते हैं, जो लोग बिजनेस से जुड़े लोग हैं, और उनके सुझावों को सम्मिलित किया गया था बजट में। तो जाहिर तौर पर क्योंकि तमाम विभागों का बजट ये होगा और किस विभाग को किस मद में यहाँ पर बजट दिया जाना है, उसको लेकर मंथन आज कैबिनेट में होगा। उसके अलावा आउटसोर्स जो कर्मी थे, जिनको कोरोना काल के दौरान निकाल दिया, कोरोना काल के दौरान जिन लोगों की सेवाएं ली गई थी और उसके बाद जिन लोगों को निकाल दिया गया था, वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि उन लोगों पर भी मोहर लग सकती है उनकी बहाली को लेकर। उसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बैठक आज होगी और इस महत्वपूर्ण बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं। सोनू, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी है कैलाश जी कि जो भाजपा सरकार हैं, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्यों की हो, कॉरपोरेट हितैषी के आरोप भाजपा पर लगते रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है उसमें जो विभाग हैं उनमें काफी रिक्त पद देखे जा रहे हैं, उसकी मांग भी लगातार कर रहे हैं कि इन पदों को भरा जाए। विभागों ने ये भी प्रपोजल बनाया है। हाँ बिल्कुल, देखिए, जब पुष्कर सिंह धामी की बात करें, जब पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की थी बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर, और लगातार ये मांग उठ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री ने दावे किए थे, वादे किए थे, और आज
इस उम्मीद को यहाँ पर पंख लग सकते हैं इस कैबिनेट बैठक में, क्योंकि जब मुख्यमंत्री चुनाव जीते थे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि उनका अब यही मकसद होगा कि जो बेरोजगार है, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाना, यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं का निपटारा किसी तरह करवाया जाए। तो जाहिर तौर पर जैसा आपने सवाल किया है बेरोजगारी का, तो बेरोजगारों को लेकर आज एक बहुत बड़ी घोषणा आज हो सकती है, और ये अपेक्षा आज तमाम बेरोजगारों को आज मुख्यमंत्री से होगी कि कम से कम कैबिनेट में इस तरह के प्रस्ताव को आज लाया जाए, कैबिनेट में इस तरह के प्रस्तावों पर आज चर्चा की जाए, जिसके तहत जो बेरोजगारी दर है वो कम हो सके, और जो ऊर्जावान जो यहाँ पर जो नौजवान है उन नौजवानों को यहाँ पर रोजगार मुहैया कराया जा सके। रिकंस्ट्रक्शन के काम अधूरे पड़े हैं, विकास की कई योजनाएं बजट की वजह से धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। उन योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, कैसे उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर क्या कोई प्रस्ताव? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से आपने विकास की योजनाएं की बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड प्रदेश 62,000 करोड़ के कर्ज में है, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर अभी 50,000 रुपए से अतिरिक्त यहाँ पर कर्ज है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए इस वक्त सरकार की और मुख्यमंत्री की, तो जाहिर तौर पर ये उनके संज्ञान में भी जरूर होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स होती है वो मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचती है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर गंभीर मंथन होगा कि यहाँ पर बजट को तो देना ही है तमाम विभागों को, लेकिन बजट यहाँ पर बेफजूली यहाँ पर खर्च ना किया जाए, और जो बजट यहाँ पर आवंटित किया जाएगा उस बजट को प्रॉपर उसी चीज में खर्च किया जाएगा। इसको लेकर एक मॉनिटरिंग टीम गठित भी होने की संभावना आज जताई जा रही है। बजट की कमी है, बजट को कहां से जो है एकजुट किया जाएगा, बजट कहां से वसूला जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। और कर्ज लेने की तैयारी में है क्या सरकार? देखिए, अभी इस तरह को लेकर किसी तरह के कोई कयास नहीं है, और सरकार अब यही कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर राजस्व की जब बात की जाए, वसूली यहाँ पर जब होती है, तो सरकार की अब ये उम्मीद है, ये कोशिश है सरकार की कि कुछ ऐसे यहाँ पर इंतजामात किए जाए प्रदेश में, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्र में हो, कि यहीं पर उन चीजों की पैदावार को बढ़ाया जाए या फिर प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ा दिया जाए, ताकि सरकार को अन्य यहाँ पर केंद्र पर हर चीज के लिए निर्भर न रहना पड़े। हालांकि बहुत हद तक केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है तमाम प्रदेशों को, उत्तराखंड भी उनमें से एक है, लेकिन कोशिश सरकार की यही होगी कि यहाँ पर कुछ ऐसे संसाधनों को यहाँ पर डेवलप किया जाए ताकि जो पैदावार है वो उत्तराखंड में हो सके, और यहीं पर रोजगार के साधन भी यहाँ पर पैदा हो सके, और सरकार को उससे आमदनी भी हो सके। सोनू, आपने बिल्कुल राज्य सरकार की बात की, केंद्र सरकार की भी हालत खराब है। बीते 7-8 सालों में लगभग 80 लाख करोड़ से ज्यादा का सरकार, केंद्र सरकार कर्ज ले चुकी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो विभागीय आयुक्त हैं उनको भी निर्देश दिए हैं, विभागीय जो मंत्री हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि जो बकाया कर है उसको वसूला जाए, जिससे कि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। देखिए, अभी कई ऐसे लोग हैं जो टैक्स यहाँ पर चोरी करते हैं, और जाहिर तौर पर सोनू, देखिए, अगर किसी भी राज्य का विकास करना है या फिर किसी भी देश का अगर विकास करना है, तो जाहिर तौर पर टैक्स वसूली बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है, खासतौर पर उन नागरिकों की जो टैक्स के दायरे में आते हैं। तो जाहिर तौर पर टैक्स लोगों को देना चाहिए, और दंडात्मक कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जरूर होनी चाहिए जो लोग टैक्स चोरी करते हैं। उसमें कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी आमदनी करोड़ों में है, लेकिन टैक्स को वो चोरी करते हैं। तो ये सरकार की ये कोशिश है कि कम से कम टैक्स वो जरूर सरकार को दे, क्योंकि टैक्स के एवज में सरकार कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराती है। अगर जनता की बात करें, जनता से अगर सरकार टैक्स वसूल रही है तो जनता को सरकार सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर देती है। लेकिन जब टैक्स चोरी होगी तो जरा सोचिए कि टैक्स आखिर सरकार कैसे यहाँ पर शासन चलाएगी। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है और गंभीर बात है कि टैक्स के दायरे में जितने भी लोग आते हैं उनको टैक्स जरूर देना चाहिए, ताकि सरकार की एक बहुत बड़ी सरदर्दी खत्म हो सके, और जो संचालन है सरकार का, जो शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल कैलाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो धामी कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, विकास कार्यों को लेकर, विकास की योजनाओं को लेकर और नीति निर्धारण को लेकर भी कई प्रस्तावों पर इसमें मुहर लग सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच अब फ्री होगी, यानी कि मुफ्त सेवा अब लोगों को मुहैया कराई जाएगी, मरीजों को मुहैया कराई जाएगी। 258 सरकारी अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ मरीजों को मिल सकेगा, यानी कि जो पैथोलॉजी की जांच जो होती है वो मुफ्त होगी। राज्य के मरीजों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मरीजों को जांच कराने के लिए पहले बिल कटाने के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि जब इससे पहले मरीज
इलाज कराने जाते थे तो उनको बिल कटाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें इस समस्या से राहत मिलेगी। बड़ी राहत यहाँ पर मरीजों के लिए। सरकारी अस्पतालों में अभी 207 तरह की पैथोलॉजी की जांच हो रही थी मुफ्त में, जिन्हें बढ़ाकर अब 258 करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी है, दिशा निर्देश भी दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठक में कहा है कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पैथोलॉजी की जो जांच होती है वो मुफ्त होनी चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार कैलाश बिष्ट बने हुए हैं। कैलाश जी, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पैथोलॉजी की जो जांच होती थी उसमें काफी समस्याएं देखने को मिलती थी पहले, लेकिन अब उससे भी मरीजों को छुटकारा मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा, मुफ्त जांच होगी। बिल्कुल सोनू, देखिए देर आए दुरुस्त आए और वाकई में ये बहुत अच्छी पहल इस वक्त स्वास्थ्य महकमे की है और सरकार की तारीफ इस वक्त अगर हम ना करें तो शायद गलत होगा। सरकार की तारीफ इसमें करनी बनती है। स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ इसमें करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो सरकारी अस्पतालों पर डिपेंड रहते हैं, उनकी इतनी आमद नहीं है, उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपना इतना पैसा व्यय कर सके। इसलिए सरकारी माफ कीजिएगा अस्पतालों में वो लोग जाते हैं। और पहले 207 जांचें मुफ्त की थी सरकार द्वारा, लेकिन अब 258 जांचें सरकारी अस्पतालों में उत्तराखंड में मुफ्त कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सोनू कि पहले उन लोगों को पर्ची कटवानी पड़ती थी, बिल कटवाने पड़ते थे, लेकिन अब ये निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कि कोई भी मरीज अगर अस्पताल जाता है तो उसको अब किसी तरह का कोई बिल कटवाना नहीं पड़ेगा, यानी उसका उतना समय बचेगा और उस समय के दौरान वो डॉक्टर के पास जा सकता है, अपनी जांच यहाँ पर करवा सकता है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य महकमे की बात करें या फिर व्यवस्थाओं की बात करें, उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात बहुत ज्यादा बदतर हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की मैं बात करूं, पहाड़ी क्षेत्रों में CHCs जो होते हैं बहुत दूर होते हैं। वहां पर लोगों को किस तरीके से स्ट्रेचर में वहां पर ले जाया जाता है, कंधों में लाद कर ले जाया जाता है। कई मौतें यहां पर हो चुकी हैं। आए दिन अखबारों में खबरें सुर्खियां बनती हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरह की खबरें ना आए, यहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिल सके, तो कम से कम इसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। चाहे जांच यहाँ पर फ्री की है, हालांकि अभी बहुत काम इस क्षेत्र में होना बाकी है, चाहे वो अस्पतालों से जुड़े मामले हो या फिर डॉक्टरों की बहाली का मामला हो, डॉक्टरों को पहाड़ चढ़ाने की बात हो। कई चीजें हैं, कई चुनौतियां सरकार के लिए है, स्वास्थ्य विभाग के लिए है, लेकिन कम से कम इसकी तारीफ हम जरूर करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस वक्त 258 जांचों को मुफ्त करके एक बहुत अच्छा तोहफा इस वक्त मरीजों को दिया। बिल्कुल, जांच का दायरा बढ़ाया है, 207 से 258 जांच की गई हैं। जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए अस्पतालों में वो क्या पर्याप्त हैं? डॉक्टर्स की कमी अक्सर अस्पतालों में देखी जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए डॉक्टरों की कमी लगातार बनी हुई है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि आप देश के आप किसी भी राज्य में जाएं, डॉक्टरों का टोटा बना हुआ है। और आजकल आप देखेंगे कि लगातार ऐसी कई तरह की बीमारियां आ गई हैं जिसके चलते अस्पताल आज फुल होते हैं। और जब सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज नहीं मिल पाता, डॉक्टर नहीं मिल पाते, तो लोगों को मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है, जिसके चलते लोगों पर, उनकी जेब पर उसका असर पड़ता है। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज तो बढ़िया होता है, लेकिन इलाज बहुत महंगे के चलते कई लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते, जिसके चलते कई लोगों की अकारण मृत्यु हो जाती है। तो कम से कम अब सरकारी अस्पतालों में अगर जांच अगर फ्री होती है, मुफ्त होती है, और 258 जांचें अगर मुफ्त होंगी, तो जाहिर तौर पर कई ऐसे लोग होंगे जिनको इसका लाभ मिलेगा, खासतौर पर उन लोगों को जो सरकारी अस्पतालों में डिपेंड है। और अब जब यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर लाभ मिलेगा, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर लोगों की आमद भी यहाँ पर ज्यादा आएगी। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं, जो अपना काम, कुछ फार्मासिस्ट, मैं तमाम फार्मासिस्टों की बात नहीं करूंगा, कुछ फार्मासिस्ट थे जो अपना काम प्रॉपर नहीं करते थे, अब उनको भी अपना काम प्रॉपर करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अब जांच रेगुलर करनी होगी। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरह से प्रदेश भर में फार्मा कंपनियों पर छापामार कार्रवाई की गई, नकली दवाइयों पर कार्रवाई की गई और बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां, टैबलेट्स जब्त की गई। इसके अलावा जो अस्पतालों में सजेस्टेड दवाइयां दी जाती है मरीजों को, उसमें भी धांधली चल रही है क्या? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अभी कुछ दिनों पहले जो छापेमारी की गई थी, वो अंतर्राज्यीय एक गिरोह था जो इस पूरे काले भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ा हुआ था। और कई ऐसी नामी कंपनियां थी, हरिद्वार जिले में छापेमारी की गई, सहारनपुर में छापेमारी की गई, तो और लाखों की दवाइयां यहां पर पकड़ी गई हैं विभाग द्वारा। तो जाहिर तौर पर यह खुला खेल भी चल रहा है, लोगों की जान से खिलवाड़ करने का खेल बदस्तूर जारी है। हालांकि एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर उस टीम को मिली थी जिस टीम ने यह कार्रवाई की थी, लेकिन जहां तक बात
बात रही सरकारी अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां हैं, कई बार ऐसा होता है कि दवाइयां लिखी तो जरूर डॉक्टरों द्वारा जाती हैं, लेकिन अस्पतालों में वो दवाइयां नहीं मिल पाती, अस्पतालों के स्टॉक्स में वो दवाइयां खत्म हो जाती है, जिसके चलते लोगों को फिर बाहर जाकर मेडिकल से वो दवाइयां लेनी पड़ती है। तो ये भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खर्च यहाँ पर साबित होता है। और सरकार समय समय पर हालांकि एक्शन लेती है, और मैं समझता हूं कि आपने ये सवाल उठाया तो बहुत ही गंभीर सवाल है, और जाहिर तौर पर सरकार को इस पूरे मामले में गंभीर एक्शन भी लेना चाहिए कि जो स्टॉक्स में जो दवाइयां लिखी जाती हैं वो दवाइयां कम से कम जो सरकार की, जो खासतौर पर सरकारी अस्पतालों की जो डिस्पेंसरीज हैं वहां पर वो दवाइयां मिल सके ताकि लोगों को लाभ मिल सके। बिल्कुल कैलाश जी, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से वेंटिलेटर पर है, व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, एक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है, दूसरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, और इस तरह से एक साइकिल चल रही है प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। देहरादून से बड़ी खबर, चार धाम यात्रा में जो मार्ग हैं उस पर बड़ी तादाद में पशुओं की मौत हो रही है, और इसको लेकर लगातार अब प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। तो बड़ी खबर यही है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर पशुओं की मौत पर अब प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। सचिव पशुपालन विभाग डॉक्टर वीवीआर सी पुरुषोत्तम ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। श्री केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसके मार्ग में जो पशुओं की मौत हो रही है उस पर विभाग ने संज्ञान लिया है, और कई गंभीर आरोप भी अब लग रहे हैं। पशुपालन विभाग यात्रा मार्ग पर निरंतर स्थिति का निरीक्षण कर रहा है, कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही भी इसमें देखी जा रही है, उस वजह से भी पशुओं की मौत हो रही है। और केदारनाथ यात्रा मार्ग में अभी तक 140 पशुओं की मौत हो चुकी है। विभाग अब तक 6,880 पशुओं का निरीक्षण कर चुका है। अब तक 1,804 पशुओं को चिकित्सा प्रदान की गई, यानी कि इन पशुओं का इलाज किए गए। 118 पशुओं को यात्रा हेतु अयोग्य पाया गया। अब तक विभाग ने 91 पशु मालिकों के चालान काटे हैं। 411 पशुओं को यात्रा प्रतिभाग से ब्लॉक भी किया गया। प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश जी, जिस तरह से चारधाम यात्रा में पशुओं की मौत हो रही है और इसको लेकर अब सवाल लगातार उठ रहे हैं, तकरीबन 140 पशुओं की मौत हो चुकी है। विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल है, निरीक्षण भी विभाग कर रहा है। आखिर गड़बड़ी कहां हो रही है और अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पशुओं की मौत का जो मामला आया था, 100 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई थी। उसके बाद सरकार ने तुरंत इसका संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित यहाँ पर किया था तमाम विभाग अध्यक्षों की, फौरन इस तरह के अगर मामले हो रहे हैं तो उस पर अमल, यहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो पशुपालन विभाग के जो अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं वीवीआर सी पुरुषोत्तम, उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने फौरी तौर पर यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत ऐसे मामलों का निरीक्षण किया जाए, ऐसे मामलों को देखा जाए, जिसके बाद से सबसे पहले तो जो लोग लापरवाही बरतते हैं पशुओं के लिए, उन लोगों पर दंडात्मक यहाँ पर कार्रवाई की गई है, यानी उन लोगों के चालान यहाँ पर किए गए हैं उन पशु मालिकों के। उसके बाद कुछ ऐसे यहाँ पर पशु थे जिन पशुओं के आधार पर यात्रियों को नहीं ले जाया जा सकता केदारनाथ की यात्रा पर, उन पशुओं को चिन्हित कर लिया गया है। 100 से ज्यादा की तादाद इन पशुओं की, यानी घोड़े खच्चरों की है। ये अब यात्रा में नहीं चलेंगे। 6880 कुल यहाँ पर परीक्षण यहाँ पर किए गए थे, जिसमें से 1000 से ज्यादा यहाँ पर पशुओं को अभी तक स्वास्थ्य परीक्षण दिया जा चुका है, और लगातार यहाँ पर परीक्षण उन पशुओं का यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि अब बहुत ज्यादा तेजी इस वक्त विभाग यहाँ पर दिखा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि हमने बीते दिनों भी देखा कि जो ये पशु हैं, खासतौर पर जो घोड़े खच्चर हैं, जिनसे यात्री यहाँ पर यात्रा करते हैं केदारनाथ की, यमुनोत्री की, तो उससे 2-4 जो यात्री थे वो घायल हो गए थे, गिर गए थे। और उसके बाद ये खबर भी आई कि एक बीमारी फैल रही है बहुत तेजी से, जिस बीमारी की चपेट में यहाँ पर कुछ पशु आ गए थे जिनकी मौत हो गई थी। तो अब इस तरह की लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा भीषण पड़ रही है, चाहे मैदानी इलाके हो चाहे पहाड़ी इलाके हो, और पशुओं को भी इससे जूझना पड़ रहा है। तो इसलिए अब सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है, अलर्ट मोड पर सरकार है, और अब दोबारा इस तरह की कोई कोताही ना हो, इसके लिए अब सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग की जांच में खुलासा हो पाया कि कौन सी बीमारी फैल रही है, कौन सी बीमारी पशुओं को जकड़ में ले रही है? दूसरी बात ये कि जो पशुओं की मौत हो रही है, चारा पानी की वजह से भी उनकी मौत के कारण सामने आ रहे हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर
बीमारी की बात करें तो जाहिर तौर पर जो पशुओं से संबंधित बीमारी है उसको डिटेक्ट यहाँ पर किया है स्वास्थ्य विभाग ने कि पशुओं से संबंधित ही ये बीमारी है, पुष्टि यहाँ पर इसकी हो चुकी है। और यहाँ पर जहां तक चारे की बात की जाए या फिर पशुओं को पानी देने की बात की जाए, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग लापरवाही बरतते हैं पशुओं को लेकर, जिन लोगों का ध्येय सिर्फ पैसा कमाना है, जिन लोगों की जो रोजी रोटी है इन पशुओं पर डिपेंड है, लेकिन पशुओं की देखभाल नहीं करते जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है, तो उन लोगों के यहाँ पर चालान काटे हैं। और कोशिश यही सुनिश्चित की जा रही है कि जब यहाँ पर इन पशुओं से यानी घोड़े खच्चरों से काम लिया जा रहा है तो कम से कम उस एवज में उनको चारा मिल सके, उनको पानी मिल सके। तो ये तमाम जो चीजें हैं मॉनिटरिंग की चीजें, इस पर मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी विभागीय अधिकारियों को पहले बैठक लेकर निर्देश दिए थे कि जो बुजुर्गों की मौत हो रही है, पशुओं की मौत हो रही है, उस पर स्पष्ट कारण पता चलना चाहिए और एक सार्वजनिक रिपोर्ट भी इस पर देनी चाहिए विभागों को। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यात्रियों की भी मौत हुई थी, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो या फिर हाई एल्टीट्यूड को लेकर यहाँ पर जो यात्रियों की जो मौत हो गई थी, इसको लेकर एक एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई। मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है, जिस दिन वो जीते थे उस दिन भी उन्होंने आह्वान किया है पूरे देश की जनता से कि आप चारधाम यात्रा उत्तराखंड में जरूर आइए, लेकिन खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर ही आए। और उसके अलावा अगर कई लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवा पाते, तो उनके लिए अपने उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है तमाम पॉइंट्स पर कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करें और उसके बाद ही उन लोगों को आगे जाने दिए जाए। उनके लिए दवाई की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और समय रहते अगर जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट के लिए भी यहाँ पर। बिल्कुल कैलाश जी, बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। सीएम धामी ने सभी श्रद्धालुओं और गंगा भक्तों को गंगा दशहरे की शुभकामनाएं दी है, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार पहुंचने पर भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। साथ ही सीएम धामी ने कनखल के जगत गुरु आश्रम के शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। आज गंगा दशहरा है, माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और मैं भी स्वयं आज आया हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो, माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें, हमारा प्रदेश भी आगे जाए। हरिद्वार और ऋषिकेश में बीते एक हफ्ते से तीर्थयात्रियों को रोका जा रहा है। इस बार पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में यात्रियों को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। देश के कोने कोने से लोग यात्रा के लिए आते हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पहुंच चुके तीर्थयात्रियों को वापस लौटाना ठीक नहीं है। जगह जगह पर चेकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को परेशान किया जा रहा है। पूर्व सीएम ने सचिव और जिलाधिकारियों को तीर्थयात्रियों को आने जाने की सलाह दी है। देखिए, चारधाम यात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनता पूरी तरह टूट पड़ी है और थोड़ा सा इतना जरूर है कि कुछ चीज़ें मैं अभी जब भ्रमण करके भी आया, मैंने डीएमएसपी अधिकारियों की भी समीक्षा बैठक लिया, तो रुद्रप्रयाग है, चमोली है, अन्य जगह है और जब दिखा तो यात्रा अच्छी हो रही है और पूरा देश का जनमानस यात्रा में आ रहा है। लेकिन व्यवस्थाएं सरकार ने अच्छी की है, सब किया पहले ही, जगह जगह हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र भी खोले हैं, पानी का वो भी दिया, नल भी दिया, सब कुछ दिया। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।